हाँ जी अंशिका, गुड इवनिंग। चलो Good evening, sir. दिस इज अ चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। यहाँ पे मैं इसका एक बार बाद में वेटेज भी आपको दे दूंगा कि साल भर में इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, बट अभी अगर मैं आपको बताऊं देन यू विल गेट अराउंड 2 क्वेश्चंस जनरली इस पोर्शन में से, इस चैप्टर में से आपके यहाँ पे आ जाते हैं। सो यू गेट टू सी अराउंड 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये बात आप हम रखना हमेशा याद। सो एक मिनट। सो ऑर्गेनिक पॉपुलेशन वाला जो आपका चैप्टर है, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे जनरली विल गेट टू हैव 2 क्वेश्चंस यू विल फाइंड कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो अगेन अ चैप्टर विच विल गिव यू सम क्वेश्चंस ओवर हियर। कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, बट 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन के आ ही जाते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर को वैसे भी काफी कम कर दिया है नीट ने, सो इसमें सिर्फ हमें पॉपुलेशन वाला पार्ट ही सीखना है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे नहीं सीखनी। सो दैट्स अ गुड थिंग, चीजें कम हो गई इसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? So, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट व्हेन वी डिस्कस पॉपुलेशन दैट सिंपली मींस a group of individuals belonging to a same species. A group of individual belonging to a same species is called as my population. सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सी डेफिनेशन है आपके यहाँ पे। A group of individuals belonging to a same species, a group of individuals belonging to the same species is called as my population. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके यहाँ पे बन जाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे डियर है, ये सब आपको देख रहे हैं। सो दिस डियर आर द पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज है, मेल फीमेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, बट है तो आपकी सेम ही स्पीशीज। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय पॉपुलेशन। कोई बता सकता है ये मेरा डियर जो ये कौन सा डियर है, इसका नाम क्या होता है? The reindeer. नहीं रेनडियर नहीं, दिस इज कॉल्ड एज माय स्पॉटेड डियर। इसको हम कहते हैं स्पॉटेड डियर। कभी अगर आप जंगल में घूमने के लिए जाते हो, घूमने के लिए ना, अगर आप सफारी पे जाते हो, देन ये आपको इजीली आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। सबसे कॉमन यही दिखते हैं। जब फॉरेस्ट में जाओ तो सबसे पहले आपको यही वेलकम करने के लिए आते हैं। उसके बाद लक अच्छा हुआ तो टाइगर दिखेगा, बाकी ये तो आपको दिखे जाएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्पॉटेड डियर एंड दैट्स अ पॉपुलेशन। ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ग्रुप है आपके पास यहाँ पे जो सेम स्पीशीज का है, सो दैट्स अ पॉपुलेशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ। राइट साइड में जो आपके सामने एनिमल है, इसको हम क्या बोलते हैं? Parrot. का रियल नाम है आपका यहाँ पे रोजी रिंग्ड पैराकीट। रोजी रिंग्ड पैराकीट। अब रोजी रिंग पैराकीट जो आपका यहाँ पे है, अगेन अ वेरी कॉमन बर्ड जो आपको मिलता है देखने के लिए। कभी कभी लोग इसे एज अ पेट भी रखते हैं, जो गलत बात है, वैसे देखा जाए तो ऐसा रखना नहीं चाहिए। बट रोजी रिंग पैराकीट इज द वन व्हिच इज यू कैन सी ओवर हियर। आपके पास 4 नंबर आपके यहाँ पे सामने खड़े, ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज नथिंग बट माई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। साइड में यहाँ पे आपके पास शुगर केन है। तो ये पॉपुलेशन टर्म में ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल के साथ ये टर्म यूज करूंगा, आई कैन ऑल्सो यूज अ टर्म फॉर माई प्लांट एज वेल। So group of plants, group of species, population belonging to same species is your population over here. तो ये आपने यहाँ पे हो गया आपका शुगर केन। राइट, सो पॉपुलेशन की डेफिनेशन काफी क्लियर आपको यहाँ पे चाहिए। वी आर ऑल्सो पॉपुलेशन विच वी आर सिटिंग राइट नाउ एंड वी आर स्टडीइंग हमारा चैप्टर। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। अ पॉपुलेशन हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। एक पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेयर एज इंडिविजुअल डज नॉट। सो एक पॉपुलेशन के कुछ ट्रेट्स होते हैं जो आपको इंडिविजुअल में आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। An individual may have birth and death, but population has birth rate and death rate. एक population में आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए, there is going to be something like your birth rate and there is going to be something like your death rate. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि क्या होता है मेरा बर्थ रेट, क्या होता है डेथ रेट, क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये वाला एनिमल कौन सा है मेरा यहाँ पे? Sir, girgit. गिरगिट, राइट। गिरगिट जिसको हम बोलते हैं कैमलियन। बहुत बढ़िया। सो आप अब इमेजिन करो कि आप एक फॉरेस्ट में कैमलियन की पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए गए।
सो आप उस फॉरेस्ट के अंदर गए, आपने फॉरेस्ट में जाके वहां पे देखा कि वहां पे मुझे मिल रहे, उस फॉरेस्ट के अंदर मुझे मिल रहे वहां पे 10 कैमलियन। सो यू हैव अ 10 कैमलियन व्हिच यू आर फाइंडिंग ओवर दिस 10 कैमलियन वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो नंबर इनका यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 10 ही है। अब आपने देखा कि एक साल के अंदर इस 10 के अंदर 4 और ऐड हो गए। कैसे ऐड हो? रिप्रोड्यूस करके। सो ये आप 10 पॉपुलेशन आपकी थी यहाँ पे, एंड इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ पे 4 नए ऑफस्प्रिंग यहाँ पे ऐड कर गए, नए 4 यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सो न्यू ऑफस्प्रिंग हैव बीन एडेड। सो 4 आपके यहाँ पे हुए न्यू बर्थ, 4 नए आपके कैमलियन का यहाँ पे हुआ आपके यहाँ पे बर्थ। अब मैं आपसे पूछा हूं कि पता लगाओ कि बर्थ रेट क्या है, व्हाट इज द बर्थ रेट। तो टोटल नंबर आपके यहाँ पे 14 हो गया, 10 तो पहले से ही था, 10 वाज द फर्स्ट नंबर जो इनिशियल था आपको यहाँ पे, 4 आपके यहाँ पे और ऐड हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि यहाँ पे आपका बर्थ रेट क्या आएगा, इफ आई आस्क यू दैट टेल मी व्हाट इज माय बर्थ रेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूली एडेड इंडिविजुअल्स, मतलब जो इतना बर्थ हुआ था, जिनका बर्थ हुआ था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर बॉर्न। सो न्यूली बॉर्न जो आपके यहाँ पे थे, सो न्यूली बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल नंबर है, टोटल इनिशियल नंबर, न्यूली बॉर्न प्लस टोटल नंबर जो आपका इनिशियली था। तो याद रखना, दैट इज इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड 4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इनिशियल नंबर तो आपके यहाँ पे 10 था। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.4। तो 0.4 जो आपका यहाँ पे आंसर आया, दैट इज माई बर्थ रेट। जो 0.4 मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ बर्थ रेट। तो आप बोलोगे एज ए इकोलॉजिस्ट कि ये है मेरा यहाँ पे बर्थ रेट। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये भी बता दो कि अगर बर्थ रेट है तो डेथ रेट भी कुछ होगा वहां पे। तो यू विल नाउ थिंक कि डेथ रेट कैसे फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि उस साल के अंदर कितने कैमलियन की यहाँ पे डेथ हुई। इनिशियल पॉपुलेशन वहां पे आपका 10 था, लेकिन आपने देखा कि उस साल के अंदर आपके 2 कैमलियन की यहाँ पे डेथ भी हुई थी। सो आपके नंबर ऑफ डेथ यहाँ पे जो थे आपके यहाँ पे वो सिर्फ 2 ही थे। सो द नंबर ऑफ डेथ जो यहाँ पे हुई थी, दैट वाज ओनली योर 2। अब इसके बेसिस पे आप अपना डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर डेथ रेट। अब जब मुझे यहाँ पे डेथ रेट कैलकुलेट करना होगा तो मेरा फॉर्मूला वहां पे वही रहेगा, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर। सो नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव एक्चुअली डाइड अपॉन टोटल। तो यहाँ पे मैंने करना है मेरा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट विल गिव मी 0.2। जैसे बिल्कुल सी बात है सना, बिल्कुल जैसे मेरा यहाँ पे 0.2 यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। As soon as I get this 0.2 as an answer over there, so this becomes my death rate. ये मेरा यहाँ पे डेथ रेट। तो ये चीज आपको करनी पड़ती है जब आप एक पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट की तरह आप काम करते हो। सो व्हेन यू गो इन द फॉरेस्ट, यू एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ एनिमल यू हैव, और एक साल के अंदर कितने ऐड हुए और कितनों की डेथ हुई, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू एक्चुअली कैलकुलेट योर डेथ रेट एंड बर्थ रेट। अब जब आपको डेथ रेट और बर्थ रेट आपको मिलता है ना, तो उसको यूज करके आप क्या पता लगा सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन एक्चुअली नो, आप पता लगा सकते हो अपना समथिंग कॉल्ड एज माय ग्रोथ रेट। आप एक चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हो, दैट इज योर ग्रोथ रेट। समझो अगर मैं दीप्ति को भेजू कि जाओ फॉरेस्ट में जाके स्टडी करो इन एनिमल्स को, और पता लगाओ कि वहां पे जो पॉपुलेशन मिल रहा है कैमलियन का, क्या फ्यूचर में वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर ये मैं दीप्ति को बोलूं करने के लिए, सो दीप्ति हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए पहले वो क्या करेगी, उसने बर्थ रेट और डेथ रेट तो निकाल लिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू योर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। सो बर्थ रेट माइनस death rate, that will give me the growth rate. That means मेरा यहाँ पे आएगा पॉइंट, क्या था हमारा वहां पे, 0.4 माइनस 0.2। so this will give me my 0.2। अब ये 0.2 जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, this over here is my growth rate। ये है मेरा ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट को हम डेजिग्नेट करते हैं विद द स्मॉल आर। याद रखना, ग्रोथ रेट को हम यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे विद द स्मॉल आर।
सिंपल सा हिसाब है और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। ग्रोथ रेट इज डेजिग्नेटेड बाय अ स्मॉल आर एंड दिस इज व्हाट यू विल फाइंड ओवर देयर। तो ग्रोथ रेट एक बार आपको पता चल गया, देन यू कैन से कि अच्छा हाँ ठीक है, इस रेट के ऊपर मेरा पॉपुलेशन बढ़ेगा। सो दीप्ति कैन एक्चुअली टेल कि सर ये ग्रोथ रेट है और ये इस रेट से आपका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। सो ग्रोथ रेट की मदद से अगर मुझे वैल्यू मिलती है ना, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद में मेरा पॉपुलेशन क्या होगा। आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि मेरा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरा पॉपुलेशन टेंटेटिवली सब कुछ सही रहा तो वहां पे क्या बन सकता है। आई कैन एक्चुअली नो दैट। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे समझो। अब आप ये भी यहाँ पे समझो कि आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ सकता है। आपका ग्रोथ रेट आपका नेगेटिव में आ सकता है, और ये कब होगा, जब डेथ रेट ज्यादा होगा। जब डेथ रेट अगर आपका वहां पे ज्यादा निकला, हो सकता है ना कि पॉपुलेशन में पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 नए बॉर्न हुए थे वहां पे, और नंबर ऑफ डेथ वहां पे हुई थी 8 जितनी, तो आपका यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर आपको एक मैं रैंडम एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पे दूं, इफ आई गिव यू रैंडम एग्जांपल ओवर हियर, कि अगर आप सोचो कि आपका डेथ रेट, समझो मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूं मेरा यहाँ पे ग्रोथ रेट बाय डूइंग माय बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर मैं ये अपना आई जस्ट राइट डीआर ओवर हियर, अगर मैं ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूं, और मेरा जो बर्थ रेट है यहाँ पे वो है मेरा यहाँ पे 0.2 माइनस योर 0.8, मेरा डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा है। अगर मैं ऐसा करूंगा, इफ आई डू दिस थिंग, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सर नेगेटिव -0.6 नेगेटिव में आएगा मेरा आंसर यहाँ पे, राइट। -0.6 मेरा यहाँ पे आएगा। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आपको नेगेटिव में आंसर आपको मिल सकता है। तो ये मेरा यहाँ पे आया ग्रोथ रेट। सो माय ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0.6 -0.6। अगर मुझे ये वैल्यू मिलती है तो आप मुझे कह सकते हो कि सर अगर ये मेंटेन रहा अगले 10 सालों में, तो आपका पॉपुलेशन आपका नीचे ही जाएगा। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव आ रहा है ना ग्रोथ रेट, दैट मींस पॉपुलेशन आपका नीचे जाएगा, यू विल फाइंड द पॉपुलेशन विल गो डाउन। तो ये बात भी याद रखना कि अगर नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहे हैं, देन दिस बिकम्स अ कंसर्न। तो ये एज अ इकोलॉजिस्ट आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है। सो याद रखना, ग्रोथ रेट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ेगा या नीचे जाएगा। अगर पॉपुलेशन नीचे जा रहा है, देन आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, देन आपको उन एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर यस सर यस सर। ऑलराइट, अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे एनसेट वाले एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू हैव अ लोटस प्लांट, इफ देयर आर 20 लोटस प्लांट इन द पॉन्ड, 8 आर न्यू प्लांट्स, मतलब नए आपके ऐड हुए आफ्टर रिप्रोडक्शन, द बर्थ रेट इज गोइंग टू बी 0.4। कैसे हुआ 0.4? सिंपल सी बात है, अरे समथिंग हैपेंड, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपने कैसे आपका 0.4 यहाँ पे, सिंपली उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ बर्थ will have a number of birth upon, just wait a minute people, अभिषेक आपको कोई सवाल है क्या? आपका माइक कौन है? Alright, so you have a plant over here. Now what we are doing over here is, हमने यहाँ पे कैसे फाइंड किया हमारा यहाँ पे कि हमारा 0.4 कैसा है। सो यू सिंपली हैव टू टेक योर नंबर ऑफ प्लांट्स, आपके जो बर्थ है उनका 8 है, 8 डिवाइडेड बाय आप 20 यहाँ पे कर लो, सो यू विल गेट योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.4। तो बर्थ रेट आपके यहाँ पे 0.4 आया। वैसे ही उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया आपके यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाई की जब उन्होंने यहाँ पे बात की, तो जब आपके 4 फ्रूट फ्लाइज आपके यहाँ पे डेथ हो गई लैब के अंदर आउट ऑफ 40, तो आपने वही किया यहाँ पे, यू हैव डन योर 4/40 आपने यहाँ पे किया एंड यू गेट द डेथ रेट। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे डेथ रेट और अपना बर्थ रेट आप फाइंड कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। कोई सवाल पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है? अगर कोई सवाल आएगा तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लेना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब इसके अलावा एक पॉपुलेशन में यू ऑल्सो हैव अ सेक्स रेशियो। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन विल बी योर सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए,
an individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio, right? So एक population के अंदर आपका हमेशा sex ratio होता है. आपने ये देखा भी होगा, कई बार बताया जाता है कि हरियाणा में for every 1000 girls you have 900 boys, something like this, right? You always get a sex ratio, right? वैसे ही आपका एक population में भी sex ratio आपका बताया जाता है कि you have like 60% of the population is going to be a female and 40% is going to be a male. तो कई बार अगर आप समझो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप एलिफेंट्स को स्टडी कर रहे हो, तो आप उनका सेक्स रेशियो भी आप वहां पे पता लगाते हो, कितने मेल से कितने फीमेल्स हैं. मैं एलिफेंट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एलिफेंट को लेके एक इंटरेस्टिंग कहानी है. कहानी ऐसी है, आपने सुना होगा कि एलिफेंट के टस्क के लिए उन्हें मारा जाता है, उनको लाइक हंट किया जाता है और उनके जो टस्क होते हैं उनको मार्केट में बेचा जाता है. मतलब ऐसे लोकली नहीं, बट साउथ ईस्ट चाइना के मार्केट में उसे काफी ज्यादा सेल किया जाता है. ठीक है, तो इंडिया में एलिफेंट्स को मारा जाता था और टस्क होता है सिर्फ मेल्स के अंदर, फीमेल्स में टस्क नहीं होता. सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, अगर आप कभी नोटिस करना, अगर आपने कभी किसी टेंपल के आसपास कोई एलिफेंट देखा है तो मोस्ट लाइकली वो फीमेल होगी. जनरली मेल्स को वहां पे नहीं रखते. रिएक्शन बंद हो गए. रिएक्शन कैसे बंद हो गए? अच्छा, चैट चालू है. ठीक है, ठीक है, ऑलराइट. सो यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलरली elephants are which are seen nearby the temples are going to be your female one. मेल वंश को जनरली कोई रखता नहीं है, रखते हैं बट कम रखते हैं. तो हुआ क्या था इंडिया में कि हंटिंग चालू हुई थी, पोचिंग चालू हुई थी. और जब पोचिंग चालू हुई थी इंडिया में, काफी पुरानी बात है, 1950s की बात है, 70s की बात है, तो लोग हंट कर रहे थे मेल्स को. तो उससे क्या हुआ, आपका सेक्स रेशियो यहाँ पे आपका चेंज हो गया. प्रॉब्लम ये आ गई थी फॉरेस्ट के अंदर कि फीमेल्स आपके यहाँ पे ज्यादा थी और मेल्स आपके वहां पे थे कम. सो ऐसा एक बार यहाँ पे हुआ था इंडिया में. दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड. बट बाद में जब हमने बैन कराया पोचिंग के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद आपकी पोचिंग अल्टीमेटली आपकी बंद हुई थी. एंड देन राइट नाउ वी हैव अ गुड पॉपुलेशन. बट मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आपका गड़बड़ाता है देन इट कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एज पिरामिड. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे एज पिरामिड को. सो दिस इज समथिंग, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब एक पॉपुलेशन के अंदर आपको 3 एज ग्रुप आपको हमें मिल सकते हैं. यू कैन हैव अ ग्रुप विच इज गोइंग टू बी अ यंग ग्रुप. एक यंग ग्रुप जो लाइक बहुत छोटा है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉपुलेशन है ह्यूमंस का और उसमें 5 साल के बच्चे सारे के सारे हैं, या सारे बच्चे 4th कक्षा के बच्चे हैं. सो ऑल दोस किड्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय प्री रिप्रोडक्टिव एज. प्री रिप्रोडक्टिव एज. सो रिप्रोडक्टिव एज के सारे आपके यंग एज, सारे यंग एज क्या होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, राइट. तो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले, इवन टीनेजर्स, दे ऑल आर बीन कंसीडर्ड टू बी कमिंग अंडर द प्री रिप्रोडक्टिव एज. तो आप सब भी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर आप आते हो. तो दैट्स वन थिंग. सेकेंड बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट एक पॉपुलेशन आपका यहाँ पे होता है जो समझो आपका आ रहा है आपका 21 से लेके 60 साल के एज के बीच में, राइट. 21 से लेके 60 इयर्स के एज में जो आपका पॉपुलेशन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिप्रोडक्टिव एज. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिप्रोडक्टिव एज, राइट. सो दिस इज अ पॉपुलेशन जो आपका रिप्रोडक्टिवली आपका एक्टिव है. दिस इज अ पॉपुलेशन जो आपका रिप्रोडक्टिवली आपका यहाँ पे एक्टिव होगा. एंड देन यू हैव द लास्ट पॉपुलेशन जो सीनियर सिटीजन्स का होता है, 65 से लेके 80 के बीच में. दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज माय पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. तो ये 3 पॉपुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन 3 एज ग्रुप को जानना, ये 3 एज ग्रुप को जानना पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये डिटरमाइन करता है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा या नीचे जाएगा. आई विल गिव यू द एग्जांपल. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल कुछ आपको यहाँ पे ऐसा है कि समझो मैंने आपको लायन दी है पालने के लिए, राइट. मैंने आप लोगों को बोला कि ये लो 100 लायंस ले जाओ और खुश रहो, जाओ रख लो सब लोग, जाओ. ऐसे करके मैंने आपको 100 लायंस मैंने आपको वहां पे दे दिया. अब जब मैंने आपको ये 100 लायंस आपको पालने के लिए दी है, मैंने आपको बोला कि ये लो रखो इन्हें और इनका पॉपुलेशन बढ़ाओ, तो आप भी खुश हो गए. आपने बोला कि अरे बहुत बढ़िया, अब सर हमें इसके 100 को 400 करके देंगे 4-5 साल के अंदर, आप हमें ये दे दीजिए. तो ऐसे करके मैंने आपको ये दे दिया. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मैंने आपको पॉपुलेशन दे दिया, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की. पॉपुलेशन लेने के बाद आपने जो उसे ऑब्जर्व किया तो आपने देखा 100 में से 75 लायंस जो मेरे यहाँ पे थे
75 लायंस जो मेरे यहाँ पे थे, दे वर माय यंग लायंस, 9 मंथ्स के, 9 मंथ्स के कब्स थे वो, राइट, बिल्ली के साइज के, बिल्ली से थोड़े बड़े। सो दे वर सो स्मॉल। सो 75 लायंस आपके वैसे ही थे। उसके बाद, और लायन का लाइफ स्पैन होता है आपका, अज्यूम कर लो कि 15 साल तक का उसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि और 15 आपने जब देखा पॉपुलेशन के अंदर, तो द रिमेनिंग 15 लाइक, या जो बाकी 15 एक्स्ट्रा जो वहां पे थे, उनका जो एज था वो था 14 से 15 ईयर्स के बीच में, ठीक है। और बाकी कितने रह गए अब आपके पास? 10। और 10 जो आपके पास थे यहाँ पे लायंस, दे वर इन रिप्रोडक्टिव एज। तो अब बात पता है क्या बोलोगे यहाँ पे, कि मेरे पास वायबल पॉपुलेशन सिर्फ 10 की है, मेरे पास वायबल पॉपुलेशन सिर्फ 10 की है, बाकी पॉपुलेशन तो अभी कोई रिप्रोड्यूस कर नहीं सकती। जो 15 लाइन मेरे पास है यहाँ पे, वो तो बहुत एजेड हो चुके हैं, वो तो रिप्रोड्यूस करेंगे नहीं। बाकी 75 लाइन ऐसे हैं जिनको हमें ही पहले खिलाना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस तो दूर की बात होगी, तो खुद से हंड भी नहीं करेंगे। सो व्हेन यू सी अ पॉपुलेशन ओवर देयर, जो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक पॉपुलेशन में ये जानना कि कौन सा एज ग्रुप है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा नंबर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि दिस नंबर इज नॉट गुड, ये नंबर मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जो मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि 100 के 400 हो जाएंगे सर 2-3 साल के अंदर, वो यहाँ पे होने नहीं वाला। बिकॉज यू डोंट नो कि वो 75 में ऐसे कितने आपके सर्वाइव करेंगे, और ये जो 15 है वो तो वैसे भी आपके वहां पे काम के नहीं है। सो दैट इज वाई टू अंडरस्टैंड द एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एज ग्रुप में क्या नंबर आ रहा है, वो डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा या नीचे जाएगा। ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू हैव 75 लायंस व्हिच आर वेरी स्मॉल। तो ये जो मेरे बहुत छोटे यहाँ पे लायंस है, ये कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे मेरे यहाँ पे? Pre-reproductive age. They will come under the my pre-reproductive group. ठीक है, एक सेकंड, हाँ। देन यू विल हैव, ये वाले जो मेरे 10 लाइन है, ये कौन सी कैटेगरी में मेरे आएंगे यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव एज, राइट, दिस इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मेरे यहाँ पे आएगा, जो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एंड देन यू हैव दिस, ये बाकी ये जो 15 लाइन यहाँ पे थे, इनका क्या होगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसी चीज को हम समझते हैं ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में, इसी चीज को आप समझेंगे यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो नाउ यू हैव अ टर्म ऑफ योर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। यू हैव एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। तो 3 टाइप के पिरामिड आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलो हम इन्हें यहाँ पे समझते हैं। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड के बारे में, तो पिरामिड आपको बताता है कि आपका पॉपुलेशन कैसे जाएगा, आगे जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्लाइन करेगा, वैसा ही रहेगा। आपको काफी चीजें पिरामिड देख के पता चलती है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपांडिंग पिरामिड के बारे में। सो एक्सपांडिंग पिरामिड जो आपका यहाँ पे होता है, इट विल हैव अ बेस, और जो बेस आपका यह रहेगा यहाँ पे, बेस इज ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग टू माय प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। सो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को बिलोंग करता है यहाँ पे बेस, ठीक है। सो याद रखना, आपका एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के अंदर आपका बेस काफी बड़ा होगा। अगर मेरा बेस यहाँ पे बड़ा है, तो समझ जाना मेरे यंग इंडिविजुअल्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। सो दैट मीन्स this tells me that the young number of individuals are going to be quite high in my population. इसके बाद आपको मिलेगा आपका यहाँ पे reproductive group. After that this you will have the presence of the reproductive group. अब reproductive group उससे थोड़ा कम होता है. This is my reproductive age. ये वो population है जो reproductive age के अंदर है. उनका population आपका pre से कम होगा, और इससे भी कम होगा आपका post वालों का population. So इससे भी कम आपका यहाँ पे होगा the population of my post reproductive age. This is going to be my post reproductive age, जिनका नंबर सबसे कम होता है। तो अगर एक ह्यूमन पॉपुलेशन है जहां पे प्री वाले जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाला उससे थोड़ा कम है, और सबसे कम आपका यहाँ पे आ रहा है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अगर आपको ऐसा सेटअप अगर आपको दिखता है, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ पॉपुलेशन, then such kind of population is called as my expanding population. इसको हम expanding pyramid या expanding population भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और ऐसा population आपको ये बता रहा है that आपका population यहाँ पे increase करेगा। So this means
the population is increasing. So over here, what is happening? You will find the population is actually increasing. So you have a increasing population. और ऐसा पिरामिड देखा जाए तो इंडिया में देखने के लिए मिलता है. So we'll have an increasing population which will be seen happening over there. And such kind of pyramid is something I will be finding in India और चाइना. So इंडिया चाइना में आपको ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको देखने के लिए मिल सकता है, इंडिया में भी और चाइना में भी. तो आपको याद रखना है कि एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अंदर आपको ऐसा पिरामिड आपको मिलेगा, ऐसा एज ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहां पे, और प्री वाला जो ग्रुप होगा वो आपका काफी बड़ा होगा. द प्री ग्रुप ओवर हियर इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, राइट. देन यू हैव अदर कंडीशन. ये मेरा यहाँ पे हो गया एक्सपांडिंग. दूसरा मेरा कंडीशन हो सकता है कि आई हैव अ प्री पॉपुलेशन. सो नीचे मेरे यहाँ पे प्री पॉपुलेशन मेरा यहाँ पे है, ठीक है. दिस इज माय प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ओवर हियर, और ऑलमोस्ट उतने ही है मेरे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. ऑलमोस्ट उतने ही मुझे यहाँ पे मिलेंगे मेरे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा. सो यू हैव अ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स व्हिच आर आल्सो गोइंग टू बी देयर, व्हिच आर ऑलमोस्ट इक्वल. एंड देन यू हैव अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन वाला पॉपुलेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका थोड़ा यहाँ पे कम रहेगा. अगर आपको ऐसा पिरामिड देखने के लिए मिलता है, इफ यू सी सच काइंड ऑफ पिरामिड, देन यू विल क्लियरली से कि ये जो मेरा पिरामिड है, दिस इज माय पिरामिड ऑफ माय स्टेबल पॉपुलेशन. ये मेरा यहाँ पे जो पिरामिड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज अ पिरामिड ऑफ माय स्टेबल पॉपुलेशन. तो ये रहेगा मेरा यहाँ पे स्टेबल पिरामिड. दिस इज माय स्टेबल पिरामिड. स्टेबल में आपको याद क्या रखना है कि प्री और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आपको ऑलमोस्ट सेम होता है. So this is going to be my stable pyramid. अब स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबल पिरामिड जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसमें आपका नंबर कांस्टेंट रहेगा, मतलब आपका ज्यादा चेंजेस आपके नहीं आ रहे हैं. जनरेशन टू जनरेशन आपका जो नंबर है पॉपुलेशन का वहां पे आपका सेम ही है, ज्यादा बदल नहीं रहा. और ऐसा पॉपुलेशन आपको मिल सकता है यूएस के अंदर, यूएस के अंदर मिल सकता है, यूके में आपको मिल सकता है. सो यूएसए के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो दीज आर द टू पिरामिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब अगर आप इन पिरामिड को दूर से देख रहे हो तो दिस पिरामिड लुक्स ट्रायंगुलर. ये मेरा बिल्कुल पिरामिड यहाँ पे ट्रायंगुलर लग रहा है. सो दिस इज माय ट्रायंगुलर पिरामिड. और ये जो मेरा पिरामिड है राइट हैंड साइड के ऊपर, दिस पिरामिड ओवर हियर इज माय बेल शेप पिरामिड. ये मेरा बेल शेप है, दिख रहा है ना. अगर दूर से कोई तो बेल शेप दिखेगा वो आपको, थोड़ा सा दूर जाके देखो, दूर जाके देखो थोड़ा फोन से, इट विल लुक लाइक अ बेल. सो इट इज अ बेल शेप पिरामिड ओवर हियर, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट मी डू वन थिंग. आई थिंक आपका अब इशू रिजॉल्व हो गया होगा. सो लेट मी सी. अरे बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. सर मैंने पूछना था ना, बोलिए. सर ये एक के ऊपर एक क्यों है, ये सीधा स्लैब क्यों नहीं है सर? कौन सा स्लैब नहीं है क्या? मतलब सर जो ये रिप्रोडक्टिव वाले सर, ये एक के ऊपर एक क्यों है सर, ये एक ही क्यों नहीं है? ये डिटरमाइन करने के लिए. कौन सा? ये जो स्लैब से ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका बेस क्या है, बीच में क्या है और आपका लास्ट में क्या है. दिस इज अ वे दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन कि आपका एज ग्रुप आपको यहाँ पे क्या आ रहा है. ये जो स्लैब्स बना के रखे हुए हैं ना हमने यहाँ पे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो बना के रखे हुए हैं, ये एक्चुअली में आपको बता रहे हैं कि आपका एज ग्रुप बता रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बताया गया. सो दिस इज एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू शो अस इन अ सिंपलर वे दैट हाउ द पॉपुलेशन हैज टू लुक लाइक. इस शेप के अंदर, इस स्लैब्स के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा पॉपुलेशन वहां पे कैसा होगा. सर एक That ही is एज why they ग्रुप are के doing. सर. क्या क्या कह रहे हो आप? बोलो. आप ये कह रहे हो कि यहाँ सर पे एक एक ही स्लैब एज क्यों है? आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे एक क्यों, यहाँ पे दो क्यों है, ऐसा कह रहे हो आप? यस सर. नहीं. सो अगेन दैट इज समथिंग, जब हम प्री की बात करते हैं ना, प्री के लिए हम एक ही स्लैब यूज करते हैं. दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि प्री के लिए आप एक ही स्लैब यहाँ पे यूज करते हो. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि यंग इंडिविजुअल्स का बेस कितना है, और इसलिए हम बेस के लिए यहाँ पे हम एक सिंगल स्लैब यहाँ पे यूज करते हैं. बाकी रिप्रोडक्टिव के लिए एंड पोस्ट के लिए आप मल्टीपल स्लैब्स यूज कर सकते हो. दैट इज समथिंग यू विल ऑलवेज डू इन द पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर. आप ये करते हो कि आपका जो बेस होता है उसमें अंदर, उसके लिए आप सिर्फ सिंगल स्लैब यूज करोगे, एंड दैट विड्थ ऑफ द स्लैब डिटरमाइंस कि मेरा वहां पे नंबर कितना है, वो मेरा वहां पे नंबर कितना है, कम है ज्यादा है, दैट डिटरमाइंस ओवर देयर. तो यहाँ पे आपका काफी वाइड है ना यहाँ पे मेरा प्री वाला स्लैब. सो दैट मींस कि मेरा बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा बेस है ऑफ माय प्री इंडिविजुअल्स का. तो इसलिए हम इसे यहाँ पे यूज करते हैं. सो दैट इज द ओनली थिंग, और उसमें कुछ वो नहीं है.
ऐसे कि 2 है तो ज्यादा है, वैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। जैसे याद रखना कि आपका प्री वाला हमेशा सिंगल स्लैब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो दैट इज योर एक्सपांडिंग एंड स्टेबल पॉपुलेशन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से यू विल हैव अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आपकी बात अलग यहाँ पे हो जाती है कि आपके ये जो स्लैब था, सबसे बेस वाला जो आपका स्लैब था, वो आपका स्लैब यहाँ पे होगा छोटा सा। सो यहाँ पे यू हैव अ स्लैब व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर वन। दैट मीन्स कि मेरा जो प्री वाला जो मेरा यहाँ पे स्लैब है, ये मेरा यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे स्लैब है, और जो बाकी पॉपुलेशन मेरा यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। सो अज्यूम दैट मेरा रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। सो आई हैव अ मच मोर लार्जर रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ओवर देयर, बट मेरा प्री वाला यहाँ पे कम रहेगा। द प्री वाला इज गोइंग टू बी लेस ओवर देयर। सो दिस इज माय रिप्रोडक्टिव वन। और उसके ऊपर मेरा यहाँ पे आएगा पॉपुलेशन ऑफ माय पोस्ट इंडिविजुअल्स, जो मेरे यहाँ पे कम रहेंगे, कम इन कॉन्टेक्स्ट टू माय रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो मेरे यहाँ पे कम रहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी माय पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अगर आपको इस शेप का, अगर आपको पिरामिड देखने के लिए मिलता है, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ पिरामिड, देन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। क्यों डिक्लाइन करेगी? क्योंकि आपका बेस आपका यहाँ पे छोटा सा है। अगर आपका प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, अगर आप यहाँ पे छोटा सा बेस क्रिएट करता है, इफ यू हैव अ स्मॉलर बेस ओवर देयर, देन दैट मींस दिस पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन। ये जो आपका पिरामिड आपका यहाँ पे, दिस इज अ पॉपुलेशन, दिस इज अ पिरामिड ऑफ माय डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आप यहाँ पे जान सकते हो एज ए जापान का। जापान के बारे में अगर आपने कभी कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा, तो जापान में एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है। एजेड पॉपुलेशन आपके वहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू माई यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन के कंपेयर में आपकी एजेड पॉपुलेशन वहाँ पे आपकी ज्यादा है। अब क्योंकि आपकी एजेड की पॉपुलेशन आपके वहाँ पे ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन आपके वहाँ पे कम है, तो वहां पे रिस्क है कि पॉपुलेशन उनकी वहाँ पे नीचे जाएगी। रिस्क ये भी है, मतलब प्रॉब्लम उन्हें इतनी भी हो रही है वहां पे कि वर्क फोर्स में काम करने के लिए उनके पास यंग इंडिविजुअल्स वहां पे नहीं है। सो अगर आपको बेस, अगर आपका यहाँ पे छोटा मिल जाए, फिर आप स्मॉलर बेस ऑफ माई प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, देन समझ जाना द पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन। ये पॉपुलेशन आपका यहाँ पे डिक्लाइन करेगा। और ये जो शेप हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट शेप इज कॉल्ड एज माय अर्न शेप। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अर्न शेप। अब सवाल ये होगा कि ये अर्न शेप होता क्या है? अर्न एक टाइप का पॉट होता है। दिस इज अ पॉट विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऐसा सा एक आपका पॉट होता है जिसका बेस काफी नैरो होता है। हमारे घरों में नहीं रखा जाता ये, बट बाहर के घरों में काफी कॉमनली आपको ऐसा पॉट मिलता है। सो दिस पॉट इज ओवर इज कॉल्ड इज माय अर्न शेप पॉट। ये अर्न, इसे हम अर्न कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे पिरामिड दिखेगा। दिस इज हाउ द पिरामिड इज गोइंग टू लुक लाइक, एंड दिस इज अ पिरामिड ऑफ माय डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो याद रखना, ये आपका अर्न शेप होता है डिक्लाइनिंग वाला। यू हैव अ स्टेबल पॉपुलेशन जो आपका यहाँ पे रहेगा, इट इज गोइंग टू बी योर बेल शेप, एंड देन यू हैव अ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन जो आपको यहाँ पे रहेगा ट्रायंगुलर। तो ये आपके शेप्स आपको यहाँ पे याद रखने। कई बार नीट के अंदर वो लोग शेप पूछेंगे कि मेरा स्टेबल पॉपुलेशन का शेप क्या था, मेरा एक्सपांडिंग का शेप क्या था। सो दे कैन आस्क यू सच सिंपल क्वेश्चन एज वेल ओवर देयर। ठीक है, सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दिस इज माय डिक्लाइनिंग, स्टेबल एंड एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ये चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद। डिक्लाइनिंग में मेन ट्रेट याद रखना, द मेन ट्रेट इज गोइंग टू बी यू विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्मॉल बेस। आपका बेस मतलब आपका प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आपका यहाँ पे कम रहेगा, इसलिए जनरेशन बाय जनरेशन आपका यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है। अगर कोई सीवियर स्टेप्स नहीं लिए गए, देन यू कैन फाइंड अ पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। तो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है जापान के अंदर। ये एग्जांपल भी याद रखना जापान का, ये भी सवाल कई बार आते हैं। सो यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट? क्या ये तीनों पिरामिड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थ्री पिरामिड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक काम करो, एक काम करो तो बस फिर बताओ इसका क्या आंसर यहाँ पे आएगा। ABCD अनम्यूट करके आंसर बता दो इसका, अनम्यूट करके आंसर बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? Option C. Option C. ऑप्शन सी आएगा आपके यहाँ पे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और ये कौन से शेप का है मेरा यहाँ पे पिरामिड? राइट, ठीक है, आसान सवाल था। ऐसे ही सवाल आते हैं, अगर आते भी है तो इसमें से तो बड़े सिंपल से आते हैं। अच्छा, एक और सवाल आप कर सकते हो यहाँ पे, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, देन आपको यहाँ पे आंसर करना है। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, रीड द 4 sentences एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो देख के। इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हैंड रेज कर दिया आप लोगों ने। क्या लग रहा है इसका आंसर शिवानी? Sir, option A. तमन्ना ठाकुर? Sir, option A. चेतना? A option. एंड डिम्पल?
डिम्पल ने चैट में लिखा होगा ऑप्शन है, आई एम अज्यूमिंग दैट, सो यस इट इज माय ऑप्शन ओवर हियर, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही। ये आपको यहाँ पे सही, ये आपको मिलेगा ना आपके ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर आया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है सॉल्व करने में। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड द बेस इज गोइंग टू बी वाइडर, दैट मींस प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मच मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो यस ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। चलिए पीछे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप शेप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू कैन सी ऑल द शेप्स एंड नाउ दिस इज शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको इसे याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होता है मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि अभिषेक एक फॉरेस्ट में जाता है और वो सबको लेके जाता है, कहते हैं कि चलो यहाँ पे टाइगर दिखते हैं और मैं आपको टाइगर दिखाता हूँ। मेरे को भी बुला लेता है, सर लेक्चर तो चलते रहेंगे, आप आ जाओ टाइगर देखते हैं, ऐसा करके मेरे को बुला लेता है वो, राइट। अब वहां पे दिखते हैं 4 टाइगर, जहां पे वो फॉरेस्ट में लेके जा रहा है उस एरिया में वहां पे दिखते हैं 4 टाइगर। तो हम लोग तो काफी खुश हो गए, अरे 4 टाइगर है फॉरेस्ट के अंदर, वी आर हैप्पी कि 4 टाइगर है। एक तो दिख ही जाएगा, 2 दिन रह लेंगे वहां पे, एक टाइगर तो दिखेगा वहां पे, वी हैव वेंट ओवर देयर। लेकिन जब हम वहां पे गए तो हमें पता चला कि जो एरिया है जहां पे वो 4 टाइगर दिख रहे हैं, दैट एरिया इज अराउंड 3000 स्क्वायर किलोमीटर। वो जो एरिया मेरा वहां पे, वो एरिया मेरा वहां पे 3000 स्क्वायर किलोमीटर का मेरा वहां पे एरिया है। वहां पे जाके हमें पता चला कि वहां पे जो लोकल आदमी रह रहा है 10 सालों से, उसने खुद टाइगर वहां पे नहीं देखा। सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे हम एक चीज समझ रहे, दैट इज माई पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना मतलब टू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स यू हैव इन अ सर्टेन एरिया। एक सर्टेन एरिया के अंदर कितने एनिमल्स मुझे वहां पे देखने के लिए मिल रहे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इवन तो यहाँ पे 4 टाइगर आपके पास है, बट वो कितने बड़े एरिया के अंदर है आप ये भी तो देखो वहां पे। तो यहाँ पे आप कितना भी घूम लो, बहुत कम चांस है कि आपको टाइगर वहां पे मिलेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपके सामने पॉपुलेशन डेंसिटी टर्म आए, अब एनसीईआरटी में इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, बट आपको याद रखना है, जब भी आपके सामने पॉपुलेशन डेंसिटी आपके सामने टर्म आए, दैट एक्चुअली मीन्स योर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन एरिया। इससे आपको पता चलती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये नंबर पता कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगली बार जब आपको कोई नंबर दे सिर्फ एनिमल्स का, तो वो नंबर जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट कि कितने एरिया में वो नंबर है। दैट इज व्हेन यू विल से कि अच्छा ये तो अच्छा नंबर है। मैं बोलूँ कि मेरे एक यहाँ पे फॉरेस्ट है, वहां पे 100 डियर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर वो 100 डियर मुझे मिल जाए 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो दैट्स अ गुड थिंग, इतना अच्छा पॉपुलेशन मेरे फॉरेस्ट में है। लेकिन वो 100 डियर अगर मुझे 2000 स्क्वायर फीट के अंदर मुझे मिल जाए, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग। दैट मीन्स कि सर आपके पास इतना पॉपुलेशन है नहीं वहां पे डियर का। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन डेंसिटी पता करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सिर्फ नंबर पता करना कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होता, या कई बार नंबर को सिर्फ जानना इनफ नहीं होता। यू हैव टू नो वो नंबर उस एरिया में आपका कितना है, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडिया में एक नेशनल पार्क है, गुजरात में ही है, उसका नाम है वेलावदार नेशनल पार्क। देयर इज अ नेशनल पार्क इन गुजरात जिसका नाम है वहां पे आपका वेलावदार नेशनल पार्क। वेलावदार नेशनल पार्क भावनगर के पास में। वैसे आपको नहीं पता होगा भावनगर कहाँ पे आया, बट स्टिल इट्स अ स्मॉल सिटी। ओके, सो वेलावदार नेशनल पार्क जो आपका यहाँ पे है ना, इस नेशनल पार्क में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट वुल्फ डेंसिटी यहाँ पे मिलती है। वेलावदार नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट वुल्फ डेंसिटी ओवर देयर, राइट। इट हैज द हाईएस्ट वुल्फ डेंसिटी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो होंगे वुल्फ कई सारे, फिर यहाँ पे जब आप वेलावदार नेशनल पार्क जाते हो ना, आपको पता चलता है कि वहां पे है सिर्फ 15 वुल्फ। यू ओनली हैव 15 wolves in that area and still it has the highest wolf density in the world। क्यों ऐसा? बिकॉज हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, वो 15 वुल्फ मुझे वहां पे मिलते हैं सिर्फ 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर। इन 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यू हैव 15 वुल्फ्स आर सीन ओवर देयर। सो बेसिकली आपका जो कहना है ना कि यहाँ पे हाईएस्ट वुल्फ डेंसिटी होती है, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि बच्चों आ जाओ यहाँ पे,
हाईएस्ट नंबर ऑफ वुल्फ्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे वर्ल्ड में, तो वो बात गलत है, वो बात वहां पे गलत है। बट आई कैन से दैट द हाईएस्ट वुल्फ डेंसिटी इज गोइंग टू बी हाई ओवर देयर। अगर आप इसकी डेंसिटी फाइंड करोगे, अगर आप डेंसिटी निकालते हो इन वुल्फ्स की यहाँ पे, फिर आपका क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे आंसर? यू हैव टू डू 15/30। आप करोगे अपने यहाँ पे 15 इज द नंबर ऑफ वुल्फ्स अपॉन 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दैट मीन्स आई विल हैव 0.5 वुल्फ्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द वैल्यू आई विल हैव पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर आपको इतने वुल्फ देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे सर 0.5 कैसे वुल्फ देखेंगे हम लोग? ये मत बोलना, स्टैट्स जब आप करते हो तो ऐसा ही आपका आंसर निकल के आता है, राइट? जब आप टोपोलॉजी इकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ऐसी वैल्यूज आपको निकल के आएगी, बट दैट वैल्यू इटसेल्फ इज क्वाइट हाई, स्टिल द वैल्यूज विल बी क्वाइट हाई। अब ये हाई वैल्यू इसलिए है क्योंकि अगर आप अलास्का जाते हो या कोई अगर आप कोई दूसरे फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको 5 वुल्फ मिलते हैं, 6 वुल्फ मिलते हैं। तो उसके कंपेयर में पॉपुलेशन डेंसिटी आपके यहाँ पे काफी अच्छी है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे देन देयर इज अ वेरी 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 लाइकली चांस कि आपको वुल्फ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वैसे ही अगर आप जाओगे अलास्का में अगर वुल्फ ढूंढने के लिए, देन बहुत अनलाइकली कि आपको वुल्फ वहां पे मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी एरिया के अंदर यू हैव लाइक 5 या 6 वुल्फ आपको वहां पे मिलते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। सो याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी पता करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि कितना नंबर उस एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल के थ्रू Yes, sir. कहानी को याद रखना। हाँ जी, एक कहानी को याद रखना कि व्हाट इज माय पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड इसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओनली हैविंग अ नंबर इज नॉट गुड इनफ। सिर्फ नंबर को याद रखना इनफ नहीं होता, आपको जानना है कि वो नंबर कितने एरिया में आपको यहाँ पे मिल जाए, तभी आप काफी कुछ वहां से फिर आप बता सकते हो। सो जैसे कि मैं आपके यहाँ पे बता पा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे बताते हैं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट अज्यूम करते कि यू हैव 20 प्लांट्स, यू हैव 20 कैरेट ग्रास के प्लांट। आपके पास 20 कैरेट ग्रास एक प्लांट होता है, उसके आपका नंबर है, ठीक है। 20 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, 20 नंबर प्लांट हम यहाँ पे लेते हैं एक एरिया के अंदर। और उसी एरिया के अंदर आपको मिलता है एक बैनियन ट्री। उसी एरिया में यू हैव 1 बैनियन ट्री। अब बैनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी तो यहाँ पे कम है ना, काफी कम है, एक ही, क्योंकि वहां पे और उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपके पास 20 कैरेट ग्रास है। लेकिन आप अब इस बात को यहाँ पे समझो कि एक बैनियन ट्री कितना बड़ा होता है, एक बैनियन ट्री के ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंड करते हैं, कितना सरफेस एरिया वो कवर करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। एक बैनियन ट्री का जो सरफेस एरिया वो कवर करता है, जितना वो बायोमास जितना उसके अंदर होता है, उतना 20 कैरेट ग्रास के अंदर आपको कभी भी आपको देखने आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो ये जो कैरेट ग्रास जो आपके यहाँ पे प्लांट है, इसके अंदर जो बायोमास होगा वो कुछ भी नहीं होगा कंपेयर टू माय 1 बैनियन ट्री। आई होप आप सबने बैनियन ट्री देखा होगा कभी ना कभी, बहुत बड़ा होता है वो, बहुत बड़ा होता है, रूट्स भी डीप तक जाते हैं, ब्रांचेस भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ पे नंबर देखता हूँ तो ये नंबर मैं कहता हूँ कि अच्छा 20 कैरेट ग्रास है, एक बैनियन ट्री है, सो बैनियन ट्री की डेंसिटी उस एरिया में कम है। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा बायोमास। यहाँ पे नंबर के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा सकता, आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट द बायोमास। मुझे यहाँ पे बायोमास को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू कंसिडर बायोमास। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज माय बायोमास, ठीक है। तो बायोमास कैलकुलेट में यहाँ पे करो, सो बायोमास कैलकुलेशन हैज टू बी डन ओवर देयर, इट हैज टू बी डन। और जब मैं बायोमास को कैलकुलेट करूंगा, एक ऑर्गेनिक मैटर जो मुझे बनियन ट्री में मिलता है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द बायोमास ऑफ द 20 ग्रास ट्री। 20 ग्रास ट्री के कंपेयर में मेरा बायोमास जो बनियन ट्री का यहाँ पे होगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। एंड इफ आई हैपन टू सी दिस थिंग, अगर मुझे ये चीज यहाँ पे देखने मिल रही है, देन प्लीज अंडरस्टैंड कि कई बार पॉपुलेशन स्टडी करते समय आपको बायोमास भी कैलकुलेट करना पड़ता है। और तभी आप बता सकते हो ना कि अब जब मैं बायोमास कैलकुलेट करूंगा तो मुझे रियल वैल्यू मिलेगी कि हाँ, बायोमास ऑफ बैनियन ट्री इज मच मोर हायर देन द 20 कैरेट ग्रास। इनसे तो बहुत ज्यादा है मेरा यहाँ पे बायोमास। तो ये बात भी आपको यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि बायोमास कैलकुलेशन आपके इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। आप कई बार नंबर को काउंट नहीं करते हैं, आप कई बार फॉरेस्ट में जाके नंबर काउंट नहीं करते, आप बायोमास कैलकुलेट करते हो। यू अंडरस्टैंड कि बायोमास आपको यहाँ पे कितना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा कि इंडिया में कुछ महीने पहले, कुछ 1 साल पहले लगभग, चीता लाया गया था बाहर से। मालूम है नहीं मालूम? Yes, sir. राइट, Yes, sir. कुछ 7-8 चीता लाए थे वो लोग और उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था फॉरेस्ट के अंदर कि जाओ कूदो खेलो, राइट, मतलब पालने के लिए उन्हें वहां पे लाए थे इंक्रीज करने के लिए।
अब जब वहां पे आप चीता को लेके आए, चीता को लाने के पहले इन लोगों ने स्टडी किया उस एरिया के अंदर कि वहां पे प्रे बायोमास कितना है, वहां पे प्रे बायोमास कितना है, हाउ मच इज गोइंग टू बी अ प्रे बायोमास। आप समझो इस बात को कि अगर आपको उस एरिया में चीता को रिलीज करना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या वहां पे इतना खाना है जो चीता वहां पे खा पाएगा, क्या वहां पे इतने एनिमल्स है जिसको चीता खा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप एनिमल्स को जाके काउंट नहीं करोगे, आप प्रे के बायोमास को निकालोगे। यू विल ट्राई टू नो कि बायोमास वहां पे प्रे का कितना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं कि सर मैं कैसे पता लगा सकता हूँ बिना काउंट करे। मैं पता लगा सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अगर एक डियर है, समझो एक सिंगल डियर है और एक डियर का वेट होता है अराउंड 30 kg, एक डियर का वेट होता है आपके यहाँ पे 30 kg, राइट। और मैं जानता हूं कि मेरे फॉरेस्ट के अंदर रफली अराउंड 100 डियर है। तो सिंपल सी बात है, व्हाट आई विल डू, आई टेक 100 into 30 and that will give me a value of my 3000 kg of my biomass। इतना बायोमास मेरे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। दिस इज अमाउंट ऑफ बायोमास आई हैव। अगर मुझे लगता है कि ये इनफ है तो मैं अपने लेपर्ड्स को, चीता को वहां पे रिलीज कर दूंगा। अगर ये इनफ नहीं है देन मैं उन्हें वहां पे रिलोकेट नहीं करूंगा। तो ये बात आप समझो कि बायोमास कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे हर एक पॉपुलेशन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, जब आप किसी एनिमल को स्टडी करना चाहते हो। तो इन लोगों ने भी वहां पे चीता को रिलीज करने के पहले काफी ज्यादा स्टडी किया था कि वहां पे प्रे है भी या नहीं। आप ये बात भी समझो, अगर उस एरिया में प्रे नहीं होता ना तो पता है क्या होता, चीता उस एरिया में जाता जहां पे प्रे मिलेगा। और एक नेशनल पार्क के आसपास आपको जनरली लोगों के घर मिल जाता है। सो काफी लाइकली चांस है कि अगर आपका पॉपुलेशन डियर का कम हो गया उस एरिया में, सो दिस चीता विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द पीपल्स हाउस और वहां जाके उनकी बकरी को लेके जाएगा, गाय को लेके जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कोई जाके अपनी बकरी या गाय को अगर चीता जाके वहां के लेके जा रहा है तो गांव वाले तो बोलेंगे नहीं कि कंजर्व चीता, वो लोग तो बोलेंगे नहीं कि अरे ये तो बाहर से आया है, कोई बात नहीं, ले जाने दो, राइट। दैट इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन, और तब आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए ये सब स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी याद रखना, ओनली काउंटिंग नंबर इज नॉट गुड इनफ, समटाइम यू हैव टू कैलकुलेट द बायोमास। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ सवाल हो तो पूछ लो। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। नहीं है सवाल, सही है, भेज देते आप लोगों को भी फॉरेस्ट में बायोमास कैलकुलेट करने के लिए, सवाल ही नहीं आप लोगों का तो। Alright, now let's see, this is one of the example which has been given in the NCERT as well. You have a 200 carrot grass plants but only a single huge banyan tree, right? Amazon forest। नहीं इतना दूर नहीं, यहाँ पे चले जाओ, सारा वाइल्ड लाइफ निकल जाता है, सारा वो जो होता है ना फितूर वो वहां पे निकल जाता है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अमेजोन तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। So you have a 20 carrot grass plant but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of a banyan tree is low relative to the carrot grass population। यहाँ पे उसकी कम है, right? Amounts to underestimating the enormous role of a banyan tree in the community। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रोल है banyan tree का यहाँ पे दिख नहीं पा रहा आपको, आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन कम है उसके यहाँ पे, लेकिन उसका रोल है आपका यहाँ पे काफी ज्यादा banyan tree का। So in such cases percentage cover और biomass is more meaningful measure of the population size। तो ऐसी केस के अंदर आपका बायोमास कैलकुलेट करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे मैं समझा रहा था विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अज्यूम करते हैं दैट वी हैव मुस्कान कुमारी है और मुस्कान कुमारी को पता लगाना है एक फॉरेस्ट में कितने डियर है। तो समझो ये आपका फॉरेस्ट का पैच है, समझिए आपका फॉरेस्ट का पैच है मैप के ऊपर, दिस इज अ मैप के ऊपर आपका फॉरेस्ट का पैच है। तो आप क्या करोगे, आप पूरे फॉरेस्ट में जाके एनिमल्स को काउंट नहीं करोगे। एक तरीका होता है, यू कैन एक्चुअली नो द एनिमल्स ओवर देयर बाय कैलकुलेटिंग द रिलेटिव डेंसिटी। आप ये कैसे करते हो, हम इसे समझते हैं। समझो ये अगर यहाँ पे मेरा एक फॉरेस्ट है तो मैप के ऊपर में से डिवाइड कर दूंगा, मैप के ऊपर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कई सारे ग्रिड्स के ऊपर, ग्रिड्स के अंदर, मैप्स के अंदर अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, गूगल मैप पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इन नंबर ऑफ ग्रिड्स। आप कभी नोटिस करना, अगर आप कभी गूगल मैप देखते हो ना, कभी जूम आउट करके देखना, वहां पे से स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए होते हैं। यस सर। कभी सुकून से नोटिस करना, जो सीधा गूगल मैप ना Yes. जूम आउट करके तो वहां पे से बॉक्सेस, ये बॉक्सेस क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रिड, इनको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ ग्रिड। तो एज अ पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट
आप क्या कर सकते हो, एक एरिया को ग्रिड में आप डिवाइड कर सकते हो मैप के ऊपर, और फिर मुस्कान क्या बोलेगी कि मैं सारे ग्रिड में नहीं ट्रैवल करूंगी, लेकिन मैं कुछ ग्रिड में जाके पॉपुलेशन काउंट करूंगी। सो वो जाएगी इस ग्रिड में, जाएगी वो और देखेगी कि वहां पे मैंने अपने डियर को काउंट किया और मुझे यहाँ पे मिले मेरे यहाँ पे 5 डियर। देन मुस्कान विल गो टू सम अदर ग्रिड और वहां पे वो जाके काउंट करेगी, उसे वहां पे मिलेंगे अराउंड लेट्स से वहां पे उसे 6 डियर वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे ग्रिड कवर नहीं करने हैं, आपने 2-4 ग्रिड कवर किए और आप उसका एक एवरेज नंबर वहां पे निकाल लोगे। मुस्कान बोल सकती है कि मेरा जो एवरेज नंबर यहाँ पे आ रहा है दैट इज अराउंड 5.5, या लेट्स से फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेट्स से वी टेक एज अ 5। सो एवरेज नंबर जो मुझे यहाँ पे डियर का मिल रहा है, सो डियर का एवरेज नंबर जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेरे यहाँ पे, दैट इज माय 5। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मेरा ग्रिड है ये कितने साइज का है, मतलब आप ये देख लेते हो कि ये जो मेरा साइज एरिया है ये कितना है। सो ये 5 नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेरे यहाँ पे अराउंड लेट्स से इन माय 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर मुझे 5 मिल रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास ऐसे 2 ग्रिड आपने स्टडी कर लिए, अगर आपके पास टोटल 20 ग्रिड्स हैं पूरे फॉरेस्ट में, आपके ऐसे आपके 20 ग्रिड्स बन रहे, देन आप कुछ नहीं करोगे, यू विल डू 5 into 20, that means I will have 100 deers, right? एक ग्रिड मेरा यहाँ पे 2 स्क्वायर किलोमीटर का था, तो दैट मीन्स 20 into 2 40, सो ये 40 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मेरे पास 100 डियर है। ये सब मुस्कान ने कर लिया बिना किसी फॉरेस्ट में पूरा घूम के। वो आराम से सुबह जाके ये कर सकती है और शाम को आके लेक्चर लगा सकती है। So this is something she can do and this is how people work. इस तरीके से आपका पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। This is something you do as a IFS ऑफिसर और एज अ रिसर्च बायोलॉजिस्ट आप ये करते हो। यहाँ पे आप रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, आपको सब कुछ काउंट नहीं करना, आपने एक नंबर निकाल लिया, उसका एवरेज निकाल लिया और आप बोलोगे कि अगर इसमें मुझे इतना नंबर मिल रहा है तो मेरे पूरे फॉरेस्ट में मुझे कितना मिल रहा होगा, आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो यार जो 20 है यहाँ पे, दीज आर माय 20 नंबर ऑफ ग्रिड्स है, ये ग्रिड्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स है दीज आर माय ग्रिड्स, मेरे पूरे फॉरेस्ट में 20 ग्रिड्स थे, राइट? तो ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी पता करना। देन यू हैव अ सेंसस टेक्निक, कैसे आप एनिमल्स को काउंट करते हो फॉरेस्ट के अंदर। तो एक टाइगर का सेंसस हुआ करा जाता है, हर साल किया जाता है, एंड जब आप टाइगर का सेंस करते हो उसके 2 तरीके आपके यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है आपके यहाँ पे पग मार्क काउंट, जो आप राइट में देख सकते हो, दिस इज माय पग मार्क काउंट, दिस इज माय पग मार्क काउंट। पग मार्क काउंट में आप क्या करते हो, आप जहां से टाइगर पास होता है वहां पे आप जाते हो, उसके पग मार्क को देखते हो, पग मार्क को देखने के बाद आप इसके अंदर डालोगे अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। मालूम है ना आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यस सर। Yes, sir. सर वो हड्डी टूटे पे नहीं कास्टिंग White की color जाती है, वैसा ही होता है वो। हाँ, व्हाइट कलर का, राइट। तो यहाँ पे आप डालोगे अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे सूखने दोगे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और फिर उसे वहां से निकाल दोगे, तो आपको पूरा इम्प्रिंट आपको मिल जाएगा। और जब आप ये करते हो तो इसको हर एक टाइगर का इम्प्रिंट थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके बेसिस पे आप टाइगर को काउंट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली काउंट कि मेरे फॉरेस्ट में कितने टाइगर्स हैं। तो आप पगमा को देखते हो, फिर वहां पे अपना डालते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सही तरीके से सूखने देते हो, उसे निकालते हो, एंड देन यू सी कि ये मेरा कितना अलग है मेरे दूसरे पगमार्क से। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर इसमें ओवर काउंट होने के चांसेस ज्यादा है, बट नहीं, ये आपको काफी स्किलफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर आप सही से नहीं कर रहे देन ओवर काउंट हो सकता है। मतलब एक ही टाइगर को आप बार बार काउंट कर रहे हो, आप करो कि आपके 5 स्क्वायर किलोमीटर के आपको 15 टाइगर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सो यू एक्चुअली हैव टू डू इट वेरी स्किलफुली एंड देन यू कैन एक्चुअली टेल कि कितने टाइगर वहां पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज आपके यहाँ पे हो गई, तो ये एक तरीका हो गया आपका काउंट करने का। दूसरा तरीका आपका यहाँ पे होगा फीकल पैलेट को काउंट करना। फीकल पैलेट मतलब आपका फीकल वेस्ट। तो कई बार कई सारे एनिमल्स के लिए आप देखते हो कि फीकल वेस्ट वहां पे कहाँ पे आपको मिल जाए। जैसे कि ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 3 लोग बैठ के फीकल वेस्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, राइट? दैट इज व्हाट यू डू, यू एक्चुअली काउंट द फीकल वेस्ट एनिमल का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेल रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ दैट एनिमल। तो आप काउंट करोगे फीकल वेस्ट को पूरे फॉरेस्ट में जाके, और उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि वहां पे कितने मेरे एनिमल्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले, कितने टाइगर्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल पा रहे हैं। तो ये भी किया जाता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज आल्सो बीन डन, राइट? तो फीकल पैलेट काउंट एंड पग मार्क काउंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दोनों जो तरीके हैं ना, सही में बताओ तो पुराने तरीके हैं। ये तरीके आपके काफी पुराने हैं, आजकल तो ये कोई यूज भी नहीं करता। नो वन इज गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक ना। मतलब ये तरीके काफी आउटडेटेड हो चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें कई बार चांस होता है कि आप इसमें गड़बड़ करो, इसमें आपके गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओवर काउंट का चांस यहाँ पे आपका रहता है।
राइट। एक और तरीका आपका यहाँ पे होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय वाटर होल काउंट। फिर बारिश हो जाए तो क्या काम खत्म, घर जाने का उस दिन, कोई काउंट काउंट नहीं, सीधे घर। नाउ देयर इज वन मोर तरीका दैट इज माय वाटर होल काउंट। तो मॉनसून में वैसे भी ये सब नहीं करते बेटा, ये सब करते हैं दिसंबर के महीने में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय वाटर होल काउंट। अब वाटर होल काउंट में आप क्या करते हो, अरे देखो यहाँ पे वाटर होल काउंट में आप क्या करते हो कि आप एक तालाब के पास में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हो। तालाब होगा या छोटे सा एक नदी होगी, या आई वुड से तालाब ही होता है, उसे हम कहते हैं वाटर होल। उसके साथ में जो पेड़ होगा ना उसके ऊपर आप जाके बैठ जाओगे और आप पूरी रात वहां पे बैठोगे और वहां पे काउंट करोगे कितने एनिमल्स आपके वहां पे आ रहे हैं, और उन सबका आप काउंट अपने नोटबुक में लिख लोगे। जैसे ही आपका एनिमल कोई आया पानी पीने के लिए, आपने उसे काउंट कर लिया। दिस इज व्हाट यू डू एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कि हाउ मेनी नंबर्स यू हैव रिसीव्ड ओवर देयर, राइट। क्यों आप लोग इतना खुश हो रहे हो, व्हाई यू आर सो हैप्पी, राइट। ऑलराइट, नाउ टेल मी समथिंग, वाटर होल काउंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है? सर ओवर काउंट। ओवर काउंट क्या पे दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। आपका डियर आया पानी पीने के लिए शाम को 7 बजे, 12 बजे वो वापस आया पानी पीने के लिए, सुबह 4 बजे वापस आया वो अपने 4 दोस्तों को लेके पानी पीने के लिए। सो यू माइट काउंट दैट एनिमल मल्टीपल टाइम। सो यहाँ पे भी ओवर काउंट का यहाँ पे इशू रहता है, बट ये किया जाता है, अभी भी कई जगह पे ये किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ओवर काउंट का इशू यहाँ पे हो जाता है। बल्कि मैं बताऊं ना आपको कि कई बार तो अगर एनिमल 15-15 के ग्रुप में आ रहा है तो आप तो काउंट भी नहीं कर पाओगे। रात को 9 बजे 15 का ग्रुप आया डियर का, आपने काउंट कर लिया, फिर वापस रात को 3 बजे वापस वो 15 या 16 लोग लेके आए। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये मेरा 16वां है या मेरा 17वां है? आप तो +15 करोगे ना, राइट। सो 15 at the 9, 15 at 3 AM, ओके। आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि होपफुली अब कोई ना आए पानी पीने के लिए। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो यहाँ पे ओवर काउंट के चांसेस आपके यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल। सो जो एडवांस तरीका जो आजकल की डेट में यूज किया जाता है दैट इज योर कैमरा ट्रैप। सो ये याद रखना है एज ए इंफॉर्मेशन कि आज की डेट में जो लेटेस्ट तरीका है एनिमल्स को काउंट करने का दैट इज योर कैमरा ट्रैप। सो कैमरा ट्रैप्स की मदद से आप एनिमल्स को काउंट कर सकते हो, और टाइगर लेपर्ड के लिए तो ये बहुत काम का होता है। कैमरा ट्रैप में आप क्या करते हो, आप दो साइड पे आप कैमरा लगाते हो, यू कीप द कैमरा ऑन द बोथ द साइड्स, राइट। अब जब आप दोनों साइड पे यहाँ पे कैमरा लगा रहे हो तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके टाइगर का पूरा पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि आपने कैमरा लगा दिया, जैसे ही टाइगर या कोई एनिमल वहां से पास होगा तो वहां पे सेंसर होता है और वो सेंसर अपने आप वहां पे फोटो खींच लेगा। जैसे ही सेंसर आपका यहाँ पे फोटो खींच लेता है तो आपको टाइगर के स्किन का फोटो आपको मिल चुका है। आप टाइगर है वहां पे ये तो आपको पता चल गया, इसके साथ साथ आप उस पर्टिकुलर टाइगर को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टाइगर। दैट मीन्स कि ये उसके स्ट्रिप्स के बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये टाइगर कौन सा है। सो दिस इज गोइंग टू बी मच मोर एडवांस वन, राइट। ये भूत के लिए भी लगाया, ये क्या चेतना, ये क्या चल रहा है इनका। So this is something also you find happening over there. So this is my camera trap and this is what they do over there. ठीक है, ये चीज आपके यहाँ पे की जाती है। इसके अंदर कई सारे और भी एनिमल्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं, बेयर भी आ सकता है, कई सारे एनिमल्स के लिए आप इसे काउंट कर सकते हो। सो दिस इज एडवांस वन। फॉरेस्ट में आजकल इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इसके वजह से काफी फायदा भी हुआ है कंट्री को ओवरऑल। ठीक है, यहाँ से रियल काउंट आपको मिलेगा। हाँ, डिस्कवरी चैनल में भी ये होता है, आप लोग भी कर सकते हो फ्यूचर में अगर दिल करना चाहे तो। यू कैन आल्सो डू दिस। सो दिस समथिंग पीपल डू एंड दे काउंट द एनिमल्स ओवर देयर। ये काफी अच्छी पिक्चर है यहाँ पे। ये कैमरा ट्रैप लगाया गया था मुंबई में अंधेरी वाले एरिया के पास में, एक एरिया मुंबई में अंधेरी वाला, एंड उस एरिया के पास में ये ट्रैप लगाया गया था तो उन्हें वहां पे लेपर्ड मिला था। देखो बिल्डिंग के कितना पास में है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग यू फाइंड ओवर कि लेपर्ड्स कितने इजीली ह्यूमन के आसपास आपको मिल जाते हैं। जो लोग हिमाचल से, उन्होंने तो कहानियां सुनी होगी, हिमाचल में लेपर्ड्स काफी कई बार देखने को आपको मिल जाते हैं। काफी पॉपुलेशन आपका हिमाचल में है लेपर्ड्स का। दिल्ली के Yes, sir. आसपास तो इतना आपको Yes, sir. मिलेगा नहीं, बट हिमाचल में आपको काफी मिल यस जाता है, सर। राइट। सो दिस इज व्हाट Yes, यू sir. फाइंड। तो कैमरा ट्रैप से आपको ये चीज भी आपको यहाँ पे पता चल जाती है। यू कैन ऑल्सो सी दिस थिंग एज वेल। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ टेक्निक ऑफ कैमरा ट्रैप। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होता है मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल आप लोगों के। ये भूत के लिए भी लगाते हैं ना? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी यूज नहीं किया। जू में मिलेंगे लेपर्ड ऑन टूर
एनिमल का डिनर बन जाए और सर पे से गिर जाए तो, सर अगर नींद आ गई तो, हाँ बेटा वो नींद नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है ना उसके अंदर फ्रेंड्स की, जब आपको टास्क दिया जाता है तो टास्क देने के बाद वहां पे पेट्रोलिंग होती है, बार बार नहीं लेकिन एक बार तो वो लोग देखने के लिए आएंगे कि आप अपना काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, वैसा होता है। तो जब वो देखने के लिए आपको वहां पे आएंगे तो आपको जगह हुआ वहां पे होना चाहिए, अगर आप जगह हुए नहीं हुए तो फिर आपको फिर वो लोग कभी ये अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए और घर भेज देंगे। राइट। पहले आप पेड़ पे बैठ के आप सो रहे हो, विच कैन हैपन, नाउ योर कंसर्न इज एक्चुअली वेरी ट्रू, ये होता भी है कि रात को आप नींद आ सकते हैं ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो यस, ये करना नहीं होता। राइट। और पेड़ से गिर जाए तो बेटा वापस चढ़ जाने का, उसमें क्या हो गया। तो दाल टूट जाए तो दाल, हाँ वही बेटा वापस चढ़ जाने का। बेसिकली वहां पे करा के जाता है ना वैसा, वो लोग पेड़ पे वो थोड़ा सेटअप बना के रखते हैं ताकि आप वहां पे आराम से बैठ सको, बल्कि एक नहीं 2 लोग बैठ सको वहां पे। आप अकेले नहीं होते, आपके साथ एक और पर्सन होता है ताकि आपको एक एविडेंस रहे कि इसने भी देखा था। नहीं तो मैं भी लिख दूं ना कि हाँ 4 टाइगर आए थे, 2 लेपर्ड आए थे, 3 एलिफेंट आए थे, एक टीरेक्स आया था, मैं सब कुछ लिख दूं वहां पे। राइट। तो आपके साथ एक पर्सन आपका वहां पे होता है जो एक्चुअली आपका एविडेंस की तरह वो होता है कि जो आप देखते हो उस एनिमल को तो वो भी उसे वहां पे देख रहा है। ही विल बी अ लोकलाइट ओवर देयर ऑफ द फॉरेस्ट, सो दैट देन यू कैन काउंट दैट एनिमल कि हाँ भाई दोनों ने देखा वहां पे। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि वो भी ना सोए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू एंश्योर दैट कि वो भी आपको वहां पे जग रहा हो। बताइए कशिश, बोलिए क्या सवाल है आपका यहाँ पे। सर गलती से हो गया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर हियर। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए ना, किसी आई गिव द एग्जांपल ओवर हियर। एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर आप नोटिस करोगे मॉनसून सीजन में, इफ यू टॉक अबाउट द मॉनसून सीजन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मॉनसून सीजन के अंदर व्हाट आई गेट टू सी ना, यू विल हैव अ गुड पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट। कभी नोटिस करना मॉनसून में इंसेक्ट बहुत बढ़ जाते हैं, खिड़की अगर खुली रह गई ना मॉनसून के अंदर तो नोटिस करना बहुत सारे इंसेक्ट घर के अंदर आ जाते हैं आपके। सो इंसेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोस, इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन आपका यहाँ पे करता है ग्रो करता है, पॉपुलेशन ग्रोस। आप एक और चीज कभी नोटिस करना कि कई सारे बर्ड्स अपने नेस्टिंग करते हैं मॉनसून के अंदर, कई सारे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं, वाइल्ड बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं मॉनसून के अंदर। कबूतर को काउंट मत करना, कबूतर अलग है, कबूतर हमारे साथ रह के बदल चुका है, वो पूरा 24 घंटे नेस्टिंग करता है। बट बाकी जो वाइल्ड बर्ड्स आपके होते हैं, दोज वाइल्ड बर्ड्स मेक द नेस्टिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। और आप ये चीज को समझो, एक वाइल्ड बर्ड मॉनसून में नेस्टिंग इसलिए करता है ताकि जब उसके बेबीज हैच आउट हो एग में से, उनको खिलाने के लिए आपके पास इंसेक्ट का पॉपुलेशन वहां पे रहे। दैट इज वाई देयर ब्रीडिंग टाइम इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में यू विल फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई इन द मॉनसून। अब ऐसा होता क्यों है? Why the population grows over there? The answer is that you have a ample of resources. बिल्कुल सही बात है शगुन आपकी, you have unlimited resources over here. In the monsoon you will have unlimited resources. घास और पेड़ पौधे तो काफी ज्यादा होते हैं आपके वहां पे। Now because you have unlimited resources over there, you will find the population will just keep on growing. The population will just keep on growing over there. तो आपका नंबर आपको वहां पे शूट करेगा। क्यों शूट करेगा? बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास वहां पे है। बट आपको यहाँ पे एक और चीज समझनी है, ये पॉपुलेशन जब एकदम से फटाफट ग्रो कर रहा है ना, जैसी कंडीशंस चेंज हुई, यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड यू हैव अ फेवरेबल कंडीशन। दो चीज आपके यहाँ पे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड यू हैव अ फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ पे कंडीशंस चेंज हुई, एज सुन एज यू फाइंड द कंडीशंस चेंज, आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा, क्रैश होगा। जितना जल्दी आपका पॉपुलेशन वहां पे आगे बढ़ा उतना ही आपका वो नीचे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्राफ के अंदर सिर्फ ऐसे और पॉपुलेशन विद टाइम अगर मैं आप देखता हूं, तो आपका नंबर आपका यहाँ पे जाएगा हाई सडनली। बट एक पॉइंट पे आने के बाद जब आपका रिसोर्सेज आपके खत्म हो जाते हैं, देन इट विल स्टार्ट क्रैशिंग, देन आपका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे नीचे जाएगा। ये जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्व हम यहाँ पे बोलते हैं इसे यहाँ पे एज ए जे शेप्ड कर्व, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज ए जे शेप्ड कर्व।
और जे शेप्ड कर्व मुझे यहाँ पे बता रहा है समथिंग अबाउट माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है अबाउट माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे समझो कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, खाने के लिए काफी कुछ है आपके पास, कंडीशंस आपके यहाँ पे फेवरेबल है और आपका पॉपुलेशन यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है रैपिडली, एंड दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस इज गोइंग टू बी योर इंसेक्ट्स इन योर मॉनसून। मॉनसून इंसेक्ट में बढ़िया सबसे आपका यहाँ पे एग्जांपल है। मैं इवन कह सकता हूँ फ्रॉग्स इन मॉनसून, इवन दे कैन बिकम एग्जांपल हो देयर कि नंबर मेरा सडनली हाई जाएगा, बट जैसी कंडीशंस चेंज हुई, क्योंकि मॉनसून बहुत लंबे टाइम के लिए तो रहेगा नहीं, राइट? जैसी कंडीशन आपकी चेंज होती है तो पॉपुलेशन विल स्टार्ट क्रैशिंग, the population will start crashing, and this is what you find happening in my J-shaped curve, या इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a exponential growth. This is called as my exponential growth. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a exponential growth। यहाँ पे अब exponential growth के बारे में आपको यहाँ पे एक और बात यहाँ पे याद रखनी है। This one more thing you have to know here is that जब आप इसको डिस्कस करते हो, इसका होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला, and that formula is going to be your dn by dt is equal to Rn. So dn by आपका इसका फॉर्मूला। अब R यहाँ पे क्या है, आपको याद है कि R यहाँ पे क्या होता है? R is going to be your growth rate. R is going to be your growth rate। ये तो हमने पहले देखा था। ग्रोथ रेट आप कैसे फाइंड करते हो? बाय कटिंग आउट बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो आपका ग्रोथ रेट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। एंड n इज द इनिशियल पॉपुलेशन। सो n इज द इनिशियल पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में आपकी पॉपुलेशन वहां पे कितनी थी? इनिशियल पॉपुलेशन आपके यहाँ पे कितनी थी? तो ये फॉर्मूला आपको बताता है, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली टेलिंग मी दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। याद रखना, ये मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज समथिंग यू कैन नो डायरेक्टली, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये बात याद रखना। और ये जो आपका जो फॉर्मूला है और ये जो ग्रोथ है, इसमें अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, देन द प्लॉट इज गोइंग टू लुक लाइक अ जे शेप्ड कर्व। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक अ जे शेप्ड कर्व। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. बड़ा सिंपल सा हिसाब है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट? सो ये याद रखना भाई यहाँ पे कि आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जब आपका टर्म आएगा तो ये इंसेक्ट वाला एग्जांपल याद रखना। एंड प्लीज नो दिस थिंग, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे है dn/dt=Rn। याद रखना, इकोलॉजी में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल काफी होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डेरिवेशन क्यों आ गया? याद रखना, इकोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। आपको भी अगर इकोलॉजी में कोई नई डिस्कवरी करनी है, देन यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स, सिंपल। और एल्स आप कुछ नया डिस्कवर करना इकोलॉजी के अंदर, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इकोलॉजी इंक्लूड्स अ गुड अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। हम तो इतना नहीं पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, बट अगर आप कभी इकोलॉजी फ्यूचर में पढ़ते हो ISC जाके या कोई और लैब में जाके, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इंक्लूड्स अ गुड अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। जो हम पढ़ते हैं वो इतना नहीं लगता होगा आपको यहाँ पे, बट रियलिटी में बहुत इंटरेस्टिंग होता है टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, हाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू चेंज। इमेजिन जब आप समझ पा रहे हो कि मेरा एक पॉपुलेशन है मेरे सामने और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगले 10 साल में ये पॉपुलेशन गायब हो जाएगा। जब आपको ये चीज पता चलती है, इमेजिन हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट पॉपुलेशन। क्योंकि एज ए इकोलॉजिस्ट आपको पता चल चुका है कि ये मेरा पॉपुलेशन का ये नंबर है, और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे कैसे नीचे जाएगा। सो दैट इज क्वाइट, थिंक अबाउट दिस, इट इज समथिंग व्हिच इज gives a purpose to someone who works as a ecologist। एक डॉक्टर थे, ही इज अ वेरी, मैं उसका नाम यहाँ पे बोल रहा हूँ, उमा शंकर या उमा कृष्णन करके एक डॉक्टर है। वो नॉर्थ ईस्ट में बर्ड्स को स्टडी करते हैं। he did his MBBS and then he became the ecologist। so अगर आप कभी सर्च करोगे ना गूगल पे, so आपको शायद मिल जाएगा नाम उनका गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, उमा कृष्णन समथिंग लाइक दैट, कृष्णन। तो ये पता है क्या करते हैं ये साइंटिस्ट जो आप, ये कि आपके बायोलॉजिस्ट है, इनका काम क्या है? ही स्टडीज द बर्ड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बर्ड्स ऑफ हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड समझ ना आपको, हाइट जैसे आपकी बढ़ती जाती है, पहाड़ों में आपका हायर एल्टीट्यूड आपका आता है, तो वहां पे जो बर्ड्स होते हैं उनको वहां पे जाके वो स्टडी करते हैं। और इन्होंने अपने 10 साल के स्टडी में ये पता लगाया है कि क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब जब आपका क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है,
आपका ग्लोबल वार्मिंग आपके यहाँ पे हो रहा है. सो व्हाट ही हैज ऑब्जर्व कि जो पॉपुलेशन, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो पॉपुलेशन, समझिए मेरा पहाड़ी एरिया है, ये मेरा पहाड़ी एरिया है, जो पॉपुलेशन आपको आज से 10 साल पहले यहाँ पे मिल रहा था, दैट पॉपुलेशन हैज शिफ्टेड टू दिस एरिया. अब वो आपको वहां पे नहीं मिलता. तो जो पॉपुलेशन आपको यहाँ पे ये इस एरिया में मिल रहा था बर्ड्स का, वो पॉपुलेशन थोड़ा और ऊपर जा चुका है. अब आप समझो कि वो और ऊपर क्यों गया है. वो और ऊपर इसलिए गया है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग आपका हो रहा है. और क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए बर्ड्स और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं उस हाई एल्टीट्यूड के अंदर, ताकि उन्हें वो टेम्परेचर मिल सके जो उन्हें वहां पे चाहिए. और प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, क्योंकि ये एरिया आपका वार्म हो रहा है या ये एरिया आपके यहाँ पे गर्म हो रहा है, जब वो ऊपर स्विच कर रहे हैं तो ऊपर वो रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, या ऊपर उस टाइप के प्लांट्स वहां पे नहीं है जहां पे वो रह सके. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. And because of that, their population is declining over there. So it's also very groundbreaking research he's doing over there, जहाँ पे he's understanding how the climate change is impacting the bird population in that area, right? So बहुत बढ़िया इनका भी काम है. कभी आपको मौका मिले तो देखना इनके काम को, कभी टाइम मिलता है. So you can actually spend some time and understand what kind of work they are doing over there. Then एक हमारी साइंटिस्ट है, she is a female scientist. अगर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, I don't know why I'm reading her name. So her name is Aparna Datta, right? Her name is Aparna Datta. आपको भी टाइप करोगे ना, Aparna Datta. She studies the ecologist. ये सॉरी, she studies the hornbill. एक बर्ड होता है आपका हॉर्नबिल करके. तो हॉर्नबिल के बारे में इन्होंने स्टडी किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके. एंड इनका भी जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके रिसर्च से पता चला कि हॉर्नबिल्स की वजह से फॉरेस्ट का पॉपुलेशन आपका सर्वाइव कर पाता है. मतलब हॉर्नबिल इज अ की प्लेयर इन प्लेइंग अ रोल इन माय सीड डिस्ट्रीब्यूशन. आपका सीड डिस्पर्सल में हॉर्नबिल का रोल क्या होता है, इनके काम से पता चला है. सो बिकॉज ऑफ हर वर्क पीपल हैव रियलाइज कि वेयर यू हैव हॉर्नबिल्स, देयर ओनली यू विल हैव अ गुड ट्री पॉपुलेशन और गुड पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट विल बी सीन ओवर देयर. तो वहाँ के लोकल्स भी अब हॉर्नबिल्स को बचाते हैं. पहले वो लोग उन्हें हंट करते थे, बट नाउ दे सेम पीपल आर सेविंग द हॉर्नबिल्स ओवर देयर, बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज कि अगर हॉर्नबिल नहीं रहेगा तो मेरा फॉरेस्ट नहीं रहेगा, और मेरा फॉरेस्ट गया तो मेरा लाइवलीहुड चला जाएगा. सो दैट इज समथिंग दे हैव डन. So there are so many people who have actually did their work and they have done something which is so important in terms of conservation. But yeah, normally लोग जानते नहीं है, but yeah, that is the thing. All right, so these are the things you have to know. And अभी के लिए आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली बात यहाँ पे याद रखना. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. इतनी चीज हम यहाँ पे याद रख लेते हैं, ठीक है. आई होप यहाँ तक चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है. देयर इज वन मोर टॉपिक आई हैव टू कवर राइट नाउ, दैट इज योर नेटैलिटी मोर्टेलिटी वाला. और ये कौन सा वर्ड है मालूम है क्या? विच वर्ड इट इज, बताओगे कौन सा है? फ्लैमिंगो वेरी गुड, फ्लैमिंगो बढ़िया. दैट इज हमारी लाइक बुक है. फ्लैमिंगो. अच्छा, बुक का नाम भी फ्लैमिंगो है? ये मतलब पिक्चर थ्री. यस सर बुक. फ्लैमिंगो अगर आपको देखना हो ना दिल्ली वाले लोगों को, तो दिल्ली वाले लोग राजस्थान जा सकते हैं. वहां पे एक बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दिल्ली से होगा 4 घंटे होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा. तो पेरेंट्स को बोल के आप जा सकते हो कि इस बार चलेंगे भरतपुर. सो यू कैन गो इन दिसंबर. एंड वहां पे आपको फ्लैमिंगोज शायद मिल जाएंगे, शायद ना भी मिले वहां पे, कहीं और जाना छोड़ो. फ्लैमिंगोज भरतपुर में कमी आते हैं. बट यस, यू कैन फाइंड फ्लैमिंगोज इन सर्टेन नेशनल पार्क्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए. हिमाचल के बच्चे जा सकते हैं देखने के लिए पोंग डैम. पोंग डैम सुने हिमाचल के बच्चों ने? यस सर सर. सर गए भी हैं. गए भी है ना, तो वहां पे मिल सकता है. वहां पे चांसेस है कि आपको फ्लैमिंगो देखने के लिए आपको वहां पे मिल सकता है. लक अच्छा हुआ तो ट्राई कर लेना. नाम ले तो ये मत बोला कि सर मुझे बोला तो मिलेंगे, नहीं मिले. मैंने थोड़ी रखे वहां पे, राइट? They have to come, they will come. So yeah, so we will understand something about the flamingos later on. We'll understand them separately. So मुझे यहाँ पे आपको ये terms explain करने, we can have a look at them later. Let me see if we have some questions which you can solve right now. अच्छा, which of the following is not an attribute of a population? में से कौन सा एक attribute आपका यहाँ पे नहीं है population का? Hand raise करिए. गाने देखे हैं हम लोग, गूगल पे देख लेंगे. खुश हो बेटा, तुम गूगल पे देख के खुश हो. हाँ जी ठीक है. अरे हैंड रेज क्यों नहीं दिख रहा मुझे? When you tell the laptop to show the raised hand, then it won't show. Alright, सना बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Which of the following is not an attribute of a population? सना नहीं बताएंगे. पीयूष बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी.
ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो एंड यस ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे सही आंसर। याद रखना दिस इज नॉट समथिंग व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय पॉपुलेशन। नेटैलिटी का मतलब यहाँ पे होता है बर्थ रेट। आई विल वेरी इन अ वेरी सिंपल टर्म द नंबर ऑफ बर्थ हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या बर्थ रेट या नंबर ऑफ बर्थ हैपनिंग इन अ एरिया इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज नेटैलिटी। सो स्पीशीज इंटरेक्शन इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। मोर्टेलिटी भी होता है, नेटैलिटी भी होता है, सेक्स रेशियो भी होता है, बट नॉट अ स्पीशीज इंटरेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो ये हम ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं इसके लिए। सो नेटैलिटी मैंने आपको बता दिया, दिस इज नथिंग बट योर बर्थ रेट इन सिंपल टर्म्स, राइट। Birth rate, आप इसे बर्थ रेट यहाँ पे बोल सकते हो, so इसमें कुछ ज्यादा आपका है भी नहीं, राइट। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे वापस से मिलेंगे ना, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस फ्यू थिंग्स। ये टर्म्स हम यहाँ पे देख लेंगे। आई हैव टू टेल यू वन थिंग इन टर्म्स ऑफ दैट, और फिर हम लोग हमारी कहानी आगे बढ़ाएंगे। सो वी हैव डन विद दिस एंड वी विल डू दिस एंड देन विल गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। और अगली बार मिलेंगे तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो या दीज आर द थिंग्स विल बी डूइंग ओवर हियर। तो चैप्टर तो आसान है, चैप्टर तो कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे, ज्यादा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर है नहीं, बल्कि कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। सो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगर कोई सवाल हो तो अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर कोई आपका सवाल यहाँ पे नहीं है तो आपका लेक्चर आप खत्म होता है। लेट मी सी। हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका? सर इस चैप्टर से नहीं है, रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ बताइए। सर क्वेश्चन था कि अगर हम गोनैड्स निकाल दें मेल और फीमेल में से तो फिर फर्टिलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यही क्वेश्चन था, इफ यू रिमूव द गोनैड्स। बेटा अगर गोनैड्स ही नहीं हुए तो Yes, फिर तो sir. आपके गैमेट्स भी तो नहीं बनेंगे। सो फर्टिलाइजेशन तो होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता फिर तो। सर तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? If the gonads are been, is it a theoretical question? 3 mark. Is so if the gonads are removed from that population from the individual, then the individual becomes sterile. And if the individuals become sterile over there, there is no point, there is no possibility of having any kind of like fusion between the sperm and the egg. And there's no chances of, because there won't be any sperm formation, there won't be any egg formation. आपने gonads ही निकाल दिए। Understanding? Gonads मतलब आपने ovaries वहां से निकाल ली और यहाँ से आपने testes अपने आप पे remove कर दिए। That is means that is what gonads mean. तो ऐसा क्वेश्चन आया था आपका मतलब टेस्ट के अंदर? सर ये मैम ने टेस्ट लिया था और मैंने भी ऐसे ही आंसर लिखा, फिर भी मैम ने मुझे मार्क्स नहीं दिए। तो क्या था इसमें सही आंसर? आपने पूछा फिर उन्हें कि गोनाड्स रिमूव करे, देयर हैज टू बी समथिंग स्पेसिफिक। गोनाड्स रिमूव करना मींस यू रिमूव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवर देयर। सो व्हाट वाज द आंसर फॉर दैट? सर उन्होंने काफी ताने मार दिए, फिर मैंने पूछा ही नहीं। ये अच्छा है वैसे, ये भी एज अ टीचर तरीका अच्छा है। ये आप ही बता दो सर आंसर क्या था, यू टेल देम कि अच्छा आपको ही नहीं आता। ऑलराइट, हमारे बायो वाले सर तो पढ़ाते ही नहीं। बेटा ये आप स्कूल में जाके भी बोलते होगे शायद से। नहीं सर, सोते रहते हैं। दीप्ति इज लाइक अरे सर शाम को जाना पड़ता है क्लास में। अरे सर क्या ही बताया आपको, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। ऑलराइट, समवन हैज अ क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे देख लो। फिजिक्स का चैप्टर है, अभिषेक का कुछ अलग ही चल रहा है। बाय सर, थैंक यू सर, मैंने बताया था चैट बॉक्स में डी। ऑलराइट ठीक है, चलिए विल कैच यू आफ्टर सम टाइम। और 6 चैप्टर पेंडिंग पड़े हैं। व्हाट इज हैपनिंग? बताइए चेतना क्या हो गया? सर कुछ नहीं, हमारे टीचर नहीं है बायो के।